सुशांत सिंह राजपूत केस रिश्तों की भंवर में उलझा एक ऐसा केस है जिसके एक सिरे पर सुशांत की सबसे करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती है, तो दूसरे सिरे पर सुशांत का परिवार खड़ा है। आज हम आपके सामने सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा एक ऐसा पन्ना खोलने जा रहे हैं जिसमें उनकी सबसे करीबी दोस्त रही रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा दर्ज है। ये वो सच है जिसे एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। एनसीबी को दिए अपने बयान में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज़ 18 के पास रिया के इस कबूलनामे की कॉपी मौजूद है। रिया चक्रवर्ती का सनसनीखेज कबूलनामा। कबूलनामे में रिया के गंभीर आरोप। सुशांत के परिवार पर संगीन आरोप। प्यार, पहेली और कबूलनामा। आज हम आपके सामने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस से जुड़ा एक ऐसा पन्ना खोलने जा रहे हैं जिसमें उनकी सबसे करीबी दोस्त रही रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा दर्ज है। ये वो सच है जिसे एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में अपनी चार्जशीट में शामिल कर मार्च 2021 में कोर्ट में दाखिल किया है। न्यूज़ 18 आज आपको रिया चक्रवर्ती के उस इकबालिया बयान को दिखाने वाला है जिसमें उन्होंने सुशांत के परिवार पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज़ 18 के पास रिया के इस कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 1 साल बीत चुका है, लेकिन आज भी सुशांत की जिंदगी और मौत की कहानी रिश्तों के भंवर में उलझी हुई है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती पहले अपने प्यार की वजह से सुर्खियों में रहे, लेकिन 14 जून 2020 को सुशांत की आत्महत्या के बाद ये कहानी पहेली बने रिश्तों के ही जाल में उलझ गई। इसके एक सिरे पर उनकी सबसे करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती हैं, तो दूसरे सिरे पर है सुशांत का परिवार। 14 जून 2020 को सुशांत की आत्महत्या की खबर से पूरा देश सन्न रह गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। यही वो इमारत है जिसमें 6ठे फ्लोर पर बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो रहते थे। इसके बाद शुरू हुआ सुशांत की मौत को लेकर अटकलों का लंबा सिलसिला। इसके बाद शुरू हुई सुशांत की मौत की तफ्तीश। पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। एक सेलिब्रिटी से जुड़ा मामला है, इसलिए पुलिस हर कड़ी जोड़ रही है ताकि इस मामले की तह तक जा सके और यह पता लगाया जा सके कि सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर आत्महत्या क्यों की। पहले मुंबई पुलिस और फिर बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद केस सीबीआई और एनसीबी को सौंप दिया गया। जैसे जैसे एनसीबी की तफ्तीश आगे बढ़ी तो सुशांत और रिया की जिंदगी से जुड़े कई पोशीदा राज बाहर आते चले गए। एनसीबी की तफ्तीश में जब एक केस में ड्रग्स का एंगल सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया और एनसीबी की पूछताछ के दौरान रिया ने अपने हाथों से लिखा जो अपना इकबालिया बयान एनसीबी को दिया। आज उसी बयान को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कनेक्शन मामले में पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने दिया रिया चक्रवर्ती का इकबालिया बयान न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखाने जा रहा है। इस बयान में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर रिया चक्रवर्ती ने इकबालिया बयान में यह तक आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को पता था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का सेवन करते थे। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने अपने इकबालिया बयान में सुशांत सिंह राजपूत की बहन और उनके जीजा पर भी ड्रग्स लेने के संगीन आरोप लगाए हैं। एनसीबी को दिए अपने बयान में रिया ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उनकी जिंदगी में आने से पहले ड्रग्स ले रहे थे।
यही नहीं, रिया ने यह भी आरोप लगाया है कि सुशांत के परिवार को सुशांत के ड्रग्स के सेवन की जानकारी थी। इतना ही नहीं, रिया ने अपने स्टेटमेंट में यह भी आरोप लगाया कि सुशांत की बहन और जीजा सुशांत के लिए ड्रग्स लाते थे। रिया के बयान के मुताबिक उन्होंने सुशांत की ड्रग्स की लत छुड़वाने के लिए उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन सुशांत ने इसके लिए मना कर दिया था। एनसीबी चार्जशीट में रिया के कबूलनामे को सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने खुद के बचाव की कोशिश करार दिया है। उनके मुताबिक रिया चक्रवर्ती खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। एक अपराधी अपने बयान में, अपने बचाव में बहुत कुछ कहता है। उसके कहने का कोई महत्व नहीं, कानूनी महत्व नहीं होता है। इसलिए अगर रिया जो कहना चाह रही हैं ड्रग्स के बारे में या बहनों के बारे में, इस स्टेटमेंट का कानून में कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है, और ये सिर्फ एक अपने आप को बचाने के लिए एक उनकी कोशिश है। सिर्फ सुशांत के पिता के वकील नहीं, बल्कि सुशांत के सहयोगी रहे अंकित आचार्य ने भी सुशांत और उनके परिवार पर लगाए गए रिया चक्रवर्ती के उन आरोपों को झूठा बताया, जिसमें रिया ने सुशांत के ड्रग्स लेने और उनके परिवार को सुशांत की ड्रग्स की लत के बारे में जानकारी होने की बात कही है। न्यूज 18 से बात करते हुए अंकित ने कहा कि जिनकी मौत हो चुकी है उनको बदनाम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, न्यूज 18 से बात करते हुए अंकित ने यह भी कहा कि सुशांत को डिप्रेशन की कोई दवा नहीं दी जा रही थी। रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ इस समय अंकित आचार्य हैं, करीब 2.5 साल तक साथ रहे हैं, सुशांत के घर में काम किया है। अंकित, सवाल सबसे पहला मेरा यही, क्या कभी आपने देखा है रिया के आने के पहले कि जो परिवार के लोग थे, कभी कोई खुद ड्रग्स ले रहा हो या सुशांत को दिया जा रहा हो? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, आप लोग की पूरी टीम को नमस्कार करना चाहता हूँ। एंड जो आपने सवाल पूछा है उसका आंसर ये है कि जब मैं सुशांत भैया के पास था तो सुशांत भैया ये सब ड्रग्स एंड और भी मैंने सुना CBD ऑयल, ये सब भी सुना था मैंने, तो ये सब लिया नहीं करते थे ये। तो उनको खुद एक सोचना, मतलब वो तो खुद सोचते कि मतलब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मतलब कहीं मतलब स्ट्रगल करके मुझे जाना है, तो ये चीज़ तो मुझे बर्बाद कर देगी, ये पूरी लाइफ मुझे बर्बाद कर देगी, तो वो क्यों लेंगे वो ड्रग्स? तो ये सब ड्रग्स ये पूरे कुछ नहीं लेते थे भैया। ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि रिया जो भी आरोप लगा रही है गलत है? ये तो मुझे मालूम नहीं, अब वो अपने बचाव के लिए कर रही हो शायद, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब देखिए, जो बेचारा एक डेथ हुआ इंसान, उनको आप बेइज्जती करोगे। अब आए थे, अब वो बोल रही है कि अब घर वाले देते थे, उनके पापा देते थे, उनके बहन देते थे, कोई अपना बेटा या कोई अपना भाई बहन अपने भाई को कोई देगा? दरअसल रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत केस की मुख्य आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। कोर्ट में एनसीबी ने अपनी तफ्तीश पूरी करने के बाद उनके और सुशांत आत्महत्या केस से जुड़े 33 दूसरे आरोपियों समेत कोर्ट में उनके खिलाफ 11,700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट आरोपियों के बयानों और तफ्तीश के दौरान जब्त की गई ड्रग्स और दूसरे सबूतों पर आधारित है। अपनी चार्जशीट में एनसीबी ने आरोपियों और सुशांत के कॉल रिकॉर्ड और उनके बैंक खाते की डिटेल को भी शामिल किया है। रिया चक्रवर्ती ने अपने इकबालिया बयान में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों पर क्या एनसीबी आने वाले वक्त में सुशांत के परिवार से पूछताछ करेगी? बता दें कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती का इकबालिया बयान चार्जशीट का हिस्सा भी बनाया गया है और रिया चक्रवर्ती फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। एनसीबी को दिए अपने बयान में रिया चक्रवर्ती ने यह भी लिखा है, सुशांत 18 साल की उम्र से ऊपर का था। वो मेरी सहमति के बिना मैरिजुआना का सेवन करता था। वो इसका सेवन मुझसे मिलने के पहले से कर रहा था। वो मेरे पास आता था इस कोशिश में ताकि उसे मैरिजुआना मिल सके या फिर वो इसे मुझे ऑफर करे। मैंने उसको अस्पताल में दाखिल करने की कोशिश की जिसका मेरे पास सबूत है, लेकिन उसकी सहमति नहीं थी, इसीलिए वो अस्पताल में भर्ती नहीं हो सका। मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि सुशांत के घर वाले ये बात भली भांति जानते थे कि उसे मैरिजुआना की लत लग चुकी है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उसकी बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ मैरिजुआना का सेवन करते थे सुशांत के साथ और उसके लिए लाया भी करते थे। 27 अगस्त 2020 को न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए भी रिया चक्रवर्ती ने यह कहा था कि सुशांत उनकी जिंदगी में आने से पहले से ही गांजे का सेवन कर रहे थे। He used to do it even before he met me. He probably started it 2 years before he met me.
probably around the time of his Kedarnath shoot or even before that. And he had other people living with him at that point, and he was always doing it even before he met me. And in fact, my role in this only was to try and help him to stop it, reduce it, and that's in fact the only place where I was trying to control him. न्यूज 18 ने सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनल स्टाफ रहे पंकज कुमार राय से भी बात की। बकौल पंकज, रिया चक्रवर्ती खुद को बचाने के लिए सुशांत और उनके परिवार पर आरोप लगा रही हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए पंकज ने यह दावा किया कि रिया से मिलने से पहले तक सुशांत सिंह राजपूत ने कभी ड्रग्स को छुआ तक नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती का बयान जो आया है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। एनसीबी को जो उन्होंने बयान दिया है उसमें साफ तौर पर कई ऐसी चीजें कही गई हैं जो कि पूरे मामले को किसी दूसरी दिशा में लेकर जाती हैं। इस वक्त पंकज कुमार राय हमारे साथ हैं। पंकज जी, रिया चक्रवर्ती ने कहा है अपने बयान में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से मिलने से पहले ही वो नशे के आदी थे, नशे में रहते थे। जो मैरिजुआना है उसका सेवन करने की उन्हें आदत लग चुकी थी और ये आदत उन्हें काफी पहले से लगी हुई थी। कभी ऐसा देखा था? नहीं, मेरे सामने थे तो फिट थे, पूरा जिम वगैरह सब कुछ करते थे, अपना शूट पे टाइम पे जाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। 24 घंटे में 18-20 घंटे तो वो बिजी रहते थे। तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, नेचुरल थे। रिया क्यों कह रही हैं फिर ये बातें? क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि वो सारी जिम्मेदारी, सारे नशे का जो केंद्र बिंदु है वो बताती हैं कि सीधे सीधे सुशांत का परिवार ही उन्हें नशे देने लगा था, नशे के डोजेस देने लगा था, जो चरस गांजा है ये सब अरेंज भी करने लगा था। वो क्यों कह रही हैं फिर? फर्स्ट तो रिया मेरे सामने थी नहीं, मैं रिया को कभी देखा ही नहीं जब मैं सर के साथ था। और रिया ऐसा कह रही है तो अपने ऊपर से कुछ हटाना चाहती है, यानी दूसरे के ऊपर डालना चाहती है। यानी रिया के आने के पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं, न कोई चरस, कोई सिगरेट, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा काम चल रहा था और सर के पास बाकी बहुत सारे मूवी भी आ रहे थे, काम भी सर बहुत अच्छे कर रहे थे, बिजी थे अपने लाइफ में अच्छे से। बट रिया जब आई, मैं सुना बाद में न्यूज़ के मालूम चला रिया करके, रिया आई है, तो रिया के आने के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ होगा मेरे हिसाब। रिया के बयान के मुताबिक रिया 8 जून 2020 को सुशांत और उनके घर को छोड़कर चली गई थी। इसके बाद 8 से 12 जून तक उनकी बहन मीतू सिंह सुशांत के साथ रही थी और 14 जून 2020 को सुशांत की लाश उनके बेडरूम में मिली थी। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और रिया जमानत पर बाहर हैं और सुशांत की आत्महत्या की ये कहानी पहली बन रिश्तों के ही जाल में उलझी है। इसके एक सिरे पर उनकी सबसे करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती हैं, तो दूसरे सिरे पर है सुशांत सिंह राजपूत का परिवार। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के घोटकी जिले में 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई है। इस भीषण ट्रेन हादसे में 30 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रेन पटरी से उतर गई और कुछ देर बाद पीछे से आई दूसरी ट्रेन ने ट्रैक पर अटकी ट्रेन को टक्कर मारी। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सिंध के घोटकी में रेती और धारकी रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस किसी गड़बड़ी की वजह से पटरी से उतरी। इसके थोड़ी ही देर बाद सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन वहां पहुंची। पटरी पर खड़ी मिल्लत एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है। घायलों को इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अभी भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये दुखद हादसा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी इलाके में हुआ है, जहां पर 2 ट्रेनों की टक्कर में 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग इसमें घायल हैं। दरअसल एक ट्रेन किसी गड़बड़ी की वजह से पटरी से उतरती है और उसके कुछ देर बाद दूसरी ट्रेन आती है और पीछे से उसमें टक्कर मारती है। आप तस्वीरें देखिए, ये दर्दनाक मंजर पाकिस्तान से सामने आया, जिसमें 30 लोगों की जान गई है, कई लोग अभी भी घायल हैं। तो 2 ट्रेनें पाकिस्तान में आपस में टकराई है और ये बड़ा ट्रेन हादसा है। आप समझिए कि एक ट्रेन जो कि पटरी से उतरती है किसी गड़बड़ी की वजह से, उसके बाद कुछ देर के बाद दूसरी ट्रेन आती है, तो यहाँ पर लापरवाही भी कहा जा सकता है कि एक तो पहली ट्रेन में गड़बड़ी होती है, उसके बाद दूसरी ट्रेन जो कि पीछे से रुकती नहीं है और फिर टक्कर हो जाती है। तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के घोटकी जिले में 2 ट्रेनों की टक्कर हुई है। इस ट्रेन हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है, 50 से अधिक लोग घायल हैं। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रेन पटरी से उतर गई। कुछ देर बाद पीछे से आई दूसरी ट्रेन ने ट्रैक पर अटकी ट्रेन को टक्कर मारी और यह हादसा सिंध के घोटकी में रेती और धारकी रेलवे स्टेशन के बीच हुआ।
अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस किसी गड़बड़ी की वजह से पटरी से उतर गई थी। इसके थोड़ी ही देर बाद सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन वहां पहुंची। पटरी पर खड़ी मिल्लत एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है। घायलों को इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। लोग अपनों की तलाश के लिए वहां पर पहुंचे हैं। बिहार के दरभंगा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक दुकानदार की पिटाई से भड़के लोगों ने पुलिस को दौड़ा दिया। आरोप है कि पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने का हवाला देकर उस दुकानदार की पिटाई कर दी, जिस पर आसपास के लोगों का गुस्सा इतना भड़क गया कि वो पुलिस के पीछे दौड़ पड़े। लोगों के तेवर देख पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने को मजबूर हो गए, लेकिन लोगों ने काफी दूर तक उनकी गाड़ी का पीछा किया। पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने वालों में इलाके के बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ बच्चे भी दिखाई दिए। इसके बाद लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। हालांकि इस प्रदर्शन के समय लोगों ने कोरोना नियमों की भी अनदेखी की। ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी किसी ने ख्याल नहीं रखा। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीन की किल्लत के आरोपों के बीच पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों पर सियासत गरमाती नजर आ रही है। आरोप है कि पंजाब सरकार ने केंद्र से मिली सस्ती वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को महंगे में बेचा और अस्पतालों ने वही टीका लोगों को और महंगी कीमत में लगाया। कालाबाजारी के आरोपों पर अकाली दल ने पंजाब सरकार को घेरते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। अकाली दल स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू की बर्खास्तगी पर अड़ा है। अकाली दल आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू के आवास पर धरना देगा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल इस धरने की अगुवाई करेंगे। दुखदाई गल है कि संकट के इस समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ मोहाली दे विच सरदार बलबीर सिंह सिद्धू सेहत मंत्री के घर के सामने धरना देंगे। यमन में सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने हज्जाह प्रांत में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में सूडान की सेना ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में सूडान के सैनिक मोर्चा संभालते ही दुश्मनों पर हमला करते दिखाई दिए। उन्होंने टैंकरों और रॉकेट लॉन्चर के हमलों से हूती विद्रोहियों को कड़ा जवाब दिया। एक के बाद एक हुए हमलों से पूरा इलाका दहल गया। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि सूडान के सैनिकों की तैनाती इस इलाके में सऊदी अरब की सीमाओं की सुरक्षा के लिए की गई है। टोहाना में गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान आज हरियाणा के सभी पुलिस थानों के बाहर धरना देंगे। हाल ही में जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली के साथ हुए विवाद के बाद कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद किसानों की जिला प्रशासन के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन गिरफ्तार लोगों को रिहा करने पर कोई सहमति नहीं बनी, जिसके बाद उन्होंने राज्य के सभी पुलिस थानों के बाहर धरना देने का ऐलान किया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक लोगों को रिहा नहीं कर दिया जाता उनका आंदोलन चलता रहेगा। गिरफ्तारी देने आ रहे, प्रशासन गिरफ्तारी कर लो, हम तो गिरफ्तारी देने आ रहे। ये तो हमारे लोगों को छोड़ दो। प्रशासन दिन से लगाकर शाम तक बात करे, रात के 2 बजे तक बात करे। अच्छा क्या वो कोई एग्रीमेंट हो रहा साइन होना कि उस पर कुछ क्लोज रह जाता है? अरे ये तो उनको छोड़ दो, हमको भी जेल ले जाओ। देखिए आज प्रशासन के साथ जो बातचीत करने के लिए टीम गई थी उसकी बात टूट गई है। हमारे जो साथी अंधेरों के अंदर डाले हुए हैं उनको छुड़ा लिया सरकार ने, जबकि जो वो एमएलए था, विधायक था, जिसके साथ हमारे साथियों का बोलबाला हुआ था, वो अपनी गलती मान गया, उसके साथ हमारा निबेड़ा हो गया। इसलिए उनको जो जेल में रखा हुआ है प्रशासन ने, वो बेतुकी बात है, बेतरतीब बात है, बेतर्क बात है। अभिनेता दिलीप कुमार को तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर के मुताबिक उनके फेफड़ों में पानी भर गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। फिलहाल उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। दिलीप कुमार आईसीयू में जरूर हैं, पर वेंटिलेटर पर नहीं है। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक होकर घर लौट जाएं। पत्नी सायरा वानन ने लोगों से अपील की है कि दिलीप कुमार के लिए दुआएं करें।
दिलीप कुमार पिछले महीने भी इसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम हो रही है। ज्यादातर राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी आई है। ऐसे में राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली में अनलॉक के दूसरे हफ्ते यानी आज से ऑड इवन के आधार पर बाजार और मॉल खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ आज से शुरू हो गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक मॉल और बाजार में ऑड इवन के फॉर्मूले पर दुकानें खुलेंगी, यानी कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और आधी दुकानें दूसरे दिन खुल पाएंगी। दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रखा गया है। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए अधिकारी 100% उपस्थिति के साथ काम करेंगे, यानी सभी अधिकारियों को दफ्तर आना होगा, जबकि दूसरे कर्मचारी 50% ही दफ्तर आएंगे। लेकिन जरूरी सेवाओं के 100% कर्मचारी दफ्तर जाएंगे। वहीं प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। हालांकि दिल्ली में अभी जिम, स्पा, सैलून, वाटर पार्क को खोलने की इजाजत नहीं है। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए दिल्ली के आईटीयू इलाके से। आज से अनलॉक की शुरुआत हो रही है और भारी जैम देखने को मिल रहा है। आज ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खुलेंगी, यानी कि आधी दुकानें आज खुलेंगी, आधी दुकानें कल। लेकिन फिर भी आप देखिए कि पहला दिन अनलॉक का और ये जैम की स्थिति 9:15 बजने को है और ये दफ्तर जाने का समय भी होता है। आप देखिए कितना लंबा ये जैम है और अनलॉक के साथ ही जैम लगना भी शुरू हो चुका है। अभी ऑड इवन फॉर्मूले के तहत बाजार को खोला गया है। इसके अलावा जो दफ्तर है वहां भी 50% कर्मचारी रहेंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिल्ली के आईटीयू इलाके से, जहां पर जैम की स्थिति रहती है। आप समझिए कि अनलॉक का आज पहला दिन है, क्योंकि लंबे लॉकडाउन के बाद आज दिल्ली खुली है। जो संक्रमण दर है वो 1% से कम है, लेकिन जो ये जैम है ये दिखा रहा है कि कितनी संख्या में लोग इस वक्त निकले हैं। और लगातार अरविंद केजरीवाल ने अपील भी की है कि अभी हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि फिर से संक्रमण फैलने का खतरा है। लेकिन ये लंबा जैम आप देखिए कि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी कम है। हालांकि गाड़ियां आगे बढ़ रही है लेकिन रफ्तार कम है और पीछे तक जहां तक नजर जा रही है लंबा जैम नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के आईटीयू इलाके से। काफी व्यस्त ये इलाका है और यहाँ पर कई बड़े दफ्तर भी हैं और यहाँ पर वैसे ही जैम रहता है। लेकिन लॉकडाउन में हमने देखा कि जैम नहीं था। लेकिन आज अनलॉक का पहला दिन और लंबे लॉकडाउन के बाद जब संक्रमण दर 33% से कम होकर 1% पर पहुंची, उसके बाद अनलॉक की तरफ दिल्ली बढ़ी है। और अभी जो जिम है, स्पा है, सैलून है, ये सब बंद रहेंगे, लेकिन बाजार ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगे। मेट्रो में भी 50% क्षमता के साथ मेट्रो का संचालन होगा। बसों में भी लोग सफर कर पाएंगे। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, दुकानें खोलने का जो समय है वो 10 बजे से रात के 8 बजे तक है। तो 10 बजने को हैं, लोग निकले हैं और जैम लग चुका है। आज अनलॉक की तरफ दिल्ली बढ़ी है, पहला दिन और पहले ही दिन आईटीयू इलाके में भारी जैम है। जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगी। इसके अलावा मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी और कई दफ्तर ऐसे हैं जहां पर 50% कर्मचारी होंगे, लेकिन कई दफ्तरों में 100% कर्मचारी काम करेंगे। ऑड इवन जो फॉर्मूला है, यानी कि आधी दुकानें आज खुलेंगी और आधी दुकानें कल खुलेंगी, क्योंकि अनलॉक की तरफ दिल्ली बढ़ी है और जैसे ही स्थिति कंट्रोल में आती है उसके बाद फिर से बाजार खोले जाएंगे। लेकिन ये लोगों को समझना होगा कि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है और जो लंबा लॉकडाउन रहा है उस पर पानी भी फेर सकती है। पहले जैसा ही है, जो पहले रेस्ट्रिक्शंस थी उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। वैसे ही लग रहा है जैसे पहले था, कोई खास नहीं है। खास का मतलब ये है कि इतना चेंज है कि दूरी बना के चलते मेट्रो में भी और वैसे भी। मेट्रो की सेवा ओपन हुई है तो उसके लिए जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं 1 महीने से घर ही पे था, कारण कि कोई कन्वेंस नहीं था दिल्ली टू यूपी जाने के लिए। अब सुविधा तो हुई है, पर देखिए कितने लोग इसको कोविड के तौर पे मानते हैं, क्योंकि इन्होंने कह तो दिया कि 50% आबादी के साथ खोलेंगे, पर अंदर कौन फॉलो करता है वो सबसे बड़ी बात देखने के लिए है। बाकी हाँ, मेट्रो खुल जाने से हमारी थोड़ी सुविधा तो है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। टेरर नेटवर्क की मदद से हत्या को अंजाम दिया गया। जो जम्मू कश्मीर में राकेश पंडिता की हत्या हुई थी, उस मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि राकेश पंडिता को पहले पीटा गया था। पिटाई से राकेश पंडिता का हाथ भी टूटा था और इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ही राकेश पंडिता की हत्या की थी। आतंकी संगठन टीआरएफ ने बीजेपी नेता की हत्या की थी और इस मामले में खुलासा यह हुआ है कि टेरर नेटवर्क की मदद से ही हत्या को अंजाम दिया गया, जिसमें पहले पीटा गया था। टीआरएफ जैश से जुड़ा आतंकी संगठन है। अमित, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पहले राकेश पंडिता की पिटाई हुई थी और जो जैश से जुड़ा संगठन है टीआरएफ, उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। जी, सोची समझी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और इसमें ओवरग्राउंड वर्कर जो लोग आतंकियों की मदद करते हैं लगातार, उसकी एक ग्रुप के सक्रियता का मामला सामने आया है और उनको पता था, इस ग्रुप को पता था कि कहां आएंगे वो और कहां रुकेंगे और किन लोगों से मिलेंगे। तो उन पर हमला किया गया, उनको पहले मारा गया, उसके बाद उनकी हत्या की गई। और एक तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ओवरग्राउंड वर्कर्स को फिर से सक्रिय आतंकी बनाने की कोशिश घाटी में हुई है और टीआरएफ इसमें बहुत रेजिस्टेंट फ्रंट एक आतंकी संगठन है जो कि कुछ महीनों पहले बना था। ये इसमें तीनों गुट के जो आतंकी हैं वह शामिल है। वह अपनी सक्रियता दिखा रहा है, वह निर्देश दे रहा है और वह ओवरग्राउंड वर्कर को सक्रिय आतंकी बनाने की भूमिका अदा कर रहा है। ठीक है अमित। यूपी में अब सिर्फ 4 जिलों को छोड़कर राज्य के 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में ढील दी गई है। सिर्फ मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही 600 से ज्यादा एक्टिव केस होने की वजह से पाबंदियों में ढील नहीं दी गई है। यूपी के गाजियाबाद में भी कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। यहाँ दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन से बाहर वाली सभी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों पर एक साथ सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है, जबकि शादी समारोह में 25 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो पाएंगे। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया 5 चरणों में होगी, जो राज्य में कोरोना संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता पर आधारित होगी। राज्य सरकार के मुताबिक केवल लेवल 1 के तहत जिन जिलों में या नगर निगमों में संक्रमण दर 5% से कम है और जहां ऑक्सीजन बेड 25% से कम भरे हैं, वहां छूट मिलेगी। ऐसे इलाकों में दुकानें, रेस्टोरेंट, थिएटर, मॉल, प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खुलेंगे। शादी, अंतिम संस्कार बिना किसी प्रतिबंध के हो पाएंगे। लेवल 2 के तहत ऐसे जिले जहां संक्रमण दर 5% या उससे ज्यादा होगी, जहां 25% से 40% ऑक्सीजन बेड भरे होंगे, वहां लेवल 1 की तरह ही छूट मिलेगी। ऐसे जिले जहां संक्रमण दर 5% से 10% के बीच है और जहां 40% ऑक्सीजन बेड भरे हैं, जहां लेवल 3 में अनलॉक होगा, इन इलाकों में जरूरी चीजों की दुकानें रोजाना, जबकि बाकी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी। ऐसे जिले जहां संक्रमण दर 10 से 20% होगी, जहां ऑक्सीजन बेड 60% से ज्यादा भरे होंगे, वहां ये लेवल 4 लागू होगा। लेवल 5 में उन जिलों या नगर निगमों को रखा गया है जहां संक्रमण दर 20% से ज्यादा है और 75% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड भरे हैं। इन इलाकों में लॉकडाउन जैसी सख्तियां रहेंगी। सागर हत्याकांड मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुशील कुमार की सुरक्षा को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन हरकत में है। मंडोली जेल में ही बंद सुशील के विरोधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल के सुरक्षा वार्ड में शिफ्ट किया गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन सुशील के विरोधी एक और गैंगस्टर संपत नेहरा, जो फिलहाल मंडोली जेल नंबर 15 के वार्ड नंबर 4 में बंद है, उसको भी कल मंडोली से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुशील कुमार की सुरक्षा को लेकर यह फैसला किया है। सुशील की सुरक्षा के मद्देनजर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी रखी जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी 24 घंटे सुशील के वार्ड के पास सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। पहलवान सागर हत्याकांड के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला जठेरी जैसे गैंगस्टर सुशील की जान के पीछे लगे हुए हैं। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें,
कोरोना के केसेस कम हुए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक नए मामलों में काफी कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 1 लाख नए मामले सामने आए हैं, जो कि 61 दिनों में सबसे कम है। तो ये राहत की बात है। आप समझिए कि 24 घंटों में ये सिर्फ 1 लाख केस सामने आए हैं, और ये सिलसिला तब है जब देश में टेस्टिंग काफी ज्यादा हो रही है। टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं और केसेस में लगातार कमी हो रही है। 24 घंटे में 2427 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि हमने देखा है वो दौर जब 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी, और जो मौत का आंकड़ा है वो भी कम हुआ है। और पिछले 61 दिनों की बात की जाए तो ये केसेस सबसे कम है। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, 24 घंटे में 1 लाख केस, ये आंकड़े राहत देने वाले हैं। काफी दिनों के बाद 1 लाख के आसपास ये आंकड़ा आया है। हालांकि 1 लाख से ज्यादा ही है, 1,636 मामले हैं, और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 1 लाख से कम मामले सामने आएंगे। और ये रिकॉर्ड बना है 61 दिन का। 61 दिन में ये सबसे कम केस आज दर्ज हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये भी देखा गया है कि आज सोमवार है, और एक दिन पहले जो कोरोना की टेस्टिंग हुई है उसमें कमी आई है, क्योंकि रविवार को टेस्ट की संख्या कम होती है। तो 15,87,589 कोरोना सैंपल की टेस्टिंग हुई है। तो उसकी वजह से पॉजिटिविटी रेट में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 6.33, और इससे पहले 6% से कम ही पॉजिटिविटी रेट थी। तो पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से केसेस में कमी आ रही है और मौत का मामला बढ़ रहा है, वो राहत देने वाली बात। ठीक है रवि, तो 1 लाख केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, जो कि 61 दिनों में सबसे कम है।